तो साल भर के पढ़ लेगा। कहाँ से आ रहे हो, झेलम से आ रहे कल नार से और मैं भी सिर्फ रिविजन भी था तो बीच में हो? अच्छा अच्छा। ऑनलाइन के बजाय जब करीब ही हो तो करीब हाँ नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। इट्स गुड। अच्छी बात। अच्छा जी, ओके। सो मैं यहाँ आपको दिखा रहा था कि जी ये एक LLM मॉडल्स की कंपैरिजन ड्रॉ हुआ हुआ है, एंड वी फाइंड इट कि जी स्टिल GPT-4 इज द बेस्ट टूल, जो कि आपका मॉडल है सब रीजन्स के अंदर परफॉर्मिंग। USA बेस्ड कंपनी है। क्लॉड 3 ओपस के नाम से एक और आपके पास है। आई डोंट नो आप में से किसी ने इस पे काम किया नहीं किया। इट्स अगेन अ वेरी गुड इक्वलेंट टू जस्ट लाइक ChatGPT-4, बट इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, या आपको अर्लियर ले जाता है प्रोफेशनल वर्जन के ऊपर। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये GPT-4 के मुकाबले में कंपैरेटिवली रेफरेंसेस में बहुत अच्छा है, कि आपको इनका जो फोकस है वो ये है कि जो आप बात करें वो आपको करेक्ट रेफरेंसेस के साथ बात करें। उस पर उन्होंने ये ध्यान रखा है, यानी हर चीज़ बताने नहीं बता देगा आपको जब तक उसके पास प्रॉपर रेफरेंस नहीं होगा। GPT-4 स्टिल आपको इंफॉर्मेशन ऐसी भी दे देता है जिसका कोई रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इट मेक इट अप। जेमिनाई एक और LLM मॉडल है। अगेन इट इज टॉपिंग द लिस्ट। 3 पहले टॉपर्स में ये हैं, फिर डीप सीक की बारी आती है, और फिर कुछ और मॉडल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। और अगेन आपकी चॉइस है, आप इसको ट्राई करें, जो आपको अच्छा लगे उसको आप इस्तेमाल करें टू इन्हांस योर आउटपुट। ठीक है। और ये अगेन इनकी कुछ कंपनीज अगर आपको नजर आए कि इसमें आपकी जेमिनाई, क्लॉड, लामा, और इवन ChatGPT, ग्रॉक, ये अमेरिकन मॉडल्स हैं। और कुछ चाइना के 3 मॉडल्स नजर आएंगे आपको, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में यानी एप्लीकेशंस डेवलप हुई हुई हैं। फिर कुछ जर्मनी, कनाडा के भी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर शुड बी अ मॉडल बाय पाकिस्तान, बाय इंडिया एज वेल, क्योंकि वी आर आल्सो नॉट, मैंने कहा ना कि इस एरिया में वी ऑल हैव स्टार्टेड एट द सेम टाइम। सो अगर ये यहाँ पहुंच गए तो हमारा भी कोई ना कोई मॉडल, हमारा प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो वी स्टिल आर यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म्स टू डू आवर वर्क। सो मे बी समटाइम्स अगर कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट लें तो अपना भी एक मॉडल डेवलप करके सिस्टम में ला सकते हैं। अगेन इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू ट्रेन दीज मॉडल्स, ह्यूज एनर्जी चाहिए टू ट्रेन दीज मॉडल्स। तो स्टिल वी आर व्हाट वी आर डूइंग कि हम इनके मॉडल्स की ट्रांसफर लर्निंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनको लेके चलते हैं आपको आगे। वो तो कर सकते हैं, नहीं किस कर सकते हैं, और कर रहे, यही कर रहे हैं हम। तो बहरहाल दीज आर दी कंट्रीज विच आर वर्किंग। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनसे अच्छी चीज अगर आपने निकालनी है तो अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। इसमें मैंने बात की थी कि क्वेश्चन ठीक पूछें, टू द पॉइंट पूछें, तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स देगा और आपकी मर्जी के मुताबिक लेके चलेगा। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो देयर आर इश्यूज। ठीक है जी। सो दिस इज दी थिंग जिसके बाद वी शुड नाउ गो बैक। और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ हमने बात की थी कि कंटेंट के अंदर इन टूल्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने जो काम कुछ करना है, लेट मी शेयर स्लाइड अगेन। अब जो क्वालिटी राइटिंग है उसमें चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है। आप सुटेबली अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, ट्रांजिशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश की जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते थे आर्टिकल्स की या नाउन्स की या वर्ब्स की, वो सारी की सारी अब आपके लिए आसान होगी। मेक यूज ऑफ दीज टूल्स एंड दे विल असिस्ट यू। बट कुछ चीज़ें स्टिल आपने जो ध्यान रखनी है एज अ रिसर्चर या एकेडमिक स्टाइल के परस्पेक्टिव से, वो आपने ज़रा सोचना है। उनको आप अगेन प्रॉप्ट इंजीनियरिंग में लेकर आ सकते हैं। जब उससे आप सवाल करें, उसे कहें जी मुझे एकेडमिक स्टाइल के अंदर जो लैंग्वेज है वो लिख के देनी है आपने, इसको क्रक्स या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या डिटेल फॉर्म में लिखना है, वो आपने उन कीवर्ड्स में आप चीज़ें डाल सकते हैं। ओके। सो एकेडमिक स्टाइल का ध्यान रखना है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रॉपरली यूज़ करना है। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि थोड़ी सी देखने की शायद ज़रूरत है, और वो क्या है कि बहुत सारी दफ़ा पे जब हम खुद थोड़ा सा कंटेंट लिखते हैं तो उसके अंदर टेक्निकल जुबान को मिस करते हैं, या हम रेफरेंसेस को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखते हैं। लाइक ये कुछ सेंटेंसेस लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन जो कि एक जुबानदान समझता है उससे कि ये क्या कहना चाह रहा है।
तो आई होप पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो लेफ्ट साइड पे से आपने लिखा इट हैज लॉन्ग बीन नोन, आगे कुछ सेंटेंस लिखा तो ठीक है, जुमला तो ठीक लग रहा है। बट ये एकेडमिशियन जो है, जो आपका काम को रिव्यू कर रहा है, वो इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग जो लेगा वो राइट साइड पे लिखी है। वो क्या है जी के दिस गाय डिडंट लुक अप दी ओरिजिनल रेफरेंस, मतलब मोटी बात, मोटी शिस्त में बात कर रहा है, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा। A definite trend is evident. Again, this is not the right way of saying something. It shows कि आप जो है ना वो हवा में तीर चला रहे हैं, तो जब भी हवा में तीर चलाएंगे वो पकड़े जाएंगे। तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, अंग्रेजी में ठीक है, ये आपको ये अंग्रेजी के चेक में नहीं गलत होंगे, लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन, जो मैंने कहा ना ह्यूमन टच, वो आपने देना है। तो चैट जीपीटी आपको बहुत सारे जुमले लिख के देगा जो कि आपने उन पे अपना चेक लगाना है कि ये मैं मुझे ये बात करनी चाहिए या इसको मुझे चेंज करना चाहिए, इसे आप कहना चाहिए कि नहीं यार मुझे इस तरह नहीं, आप इस तरह से कन्वर्ट करके बात करो मेरे साथ। तो अगेन अगर आप अंग्रेजी समझ पाते हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा इसकी आपने अंडरस्टैंडिंग करें, लाइक इन माई एक्सपीरियंस दिस वर्ड नॉट टू बी यूज्ड इन माई एक्सपीरियंस। गिव दैट डिटेल ऑफ दैट थिंग जो आपने कहा, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया उसके बारे में बात करें, इन माय एक्सपीरियंस या इन केस आफ्टर केस, सीरीज ऑफ केसेस, ये मोटी बातें एकेडमिक में एकेडमिशियंस के सामने या एक्सपर्ट्स जो है इसको पसंद नहीं करते। स्टैटिस्टिकली ओरिएंटेड प्रोजेक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स, तो ये अगेन आप लफ्जों में छुपाने की कोशिश करते हैं अपने काम को, वो गलत है। टू द पॉइंट आ जाना जी कि ये मेरे एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ये उसके रिजल्ट्स आए हैं, ये उसके स्टैंडर्ड डिविएशंस है, ये उसका मीन एवरेज है, ओके फाइन, दैट वुड बी एक्सेप्टेड। बट ब्रॉड सेंस में बात नहीं करनी, और जब फैक्ट बयान बयान करना है तो रेफरेंस देना। दैट इज व्हाट इज शॉर्ट ऑफ दिस होल थिंग जो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम फॉलो करना चाहिए हम सबको, ऑल दो शायद जो हमजा है, बिलाल है, ऑलरेडी दे दे आर नोइंग इट, कि हम जब बात करें तो हम अवॉइड करते हैं फर्स्ट सेकंड पर्सन। ऑलवेज ट्राई टू टॉक इन थर्ड पर्सन, पैसिव वॉइस में आप बात करें, आई वी यू का इस्तेमाल नहीं करते हम। हमें इट इज स्टेटेड, द ऑथर स्टेट समथिंग लाइक दिस, तरह की बात करनी होती है। सो ऑलवेज राइट इन दी थर्ड पर्सन, ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रखें। फिर ये कि जो हमने बात की थी ना कि अननेसेसरी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, रिडंडेंसी जिसे कहते हैं, कि ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट में, आप वो लिखना शुरू कर दें, ठीक है। लाइक आपने 25 लाइब्रेरियां फिरी हैं, आप 2 शहर में घूम फिर के आए हैं, आपने 4 लोगों से बात की है, ये बातें थीसिस में करने की जरूरत नहीं होती। तो दैट हैज टू बी अवॉइडेड। एक और कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि वेन एवर नंबर्स आर, क्योंकि नंबर्स में क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आप बहुत सारे दोगे, तो जब भी नंबर्स 10 से छोटे होते हैं उसको आप स्पेल आउट करते हैं। चैट जीपीटी ये डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, बट आपने देखना है कि मेरे जो नंबर्स हैं, अगर वो 10 से छोटे हैं तो इसको स्पेल आउट करें, अगर 10 से बड़े हैं तो आप नंबर में लिखें। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी कवर्ड, नीड टू सी, आपकी अंग्रेजी तो ठीक हो जाएगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि लिखते हुए हमेशा कोशिश करें कि प्रेजेंट टेंस में लिखें, पास्ट और फ्यूचर टेंस को अवॉइड करें। प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस के साथ लिखना इज एडवाइजेबल। जब भी आप सोर्सेस कोई इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको अगर आपने टेक्स्ट में साइट किया हुआ है तो वो रेफरेंसेस में शामिल होने चाहिए, और अगर रेफरेंसेस में डाला हुआ है तो साइट होने चाहिए, दोनों तरफ नंबर इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में अदर देन योर यूज ऑफ एलएलएम मॉडल्स आपने चेक रखने, बाकी चीजें यू कुड इजीली मेंशन इट। एक पेज के ऊपर शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 पैराग्राफ्स, छोटे छोटे 2 2 लाइन के पैराग्राफ्स अच्छे नहीं होते। जब आप लिखें, एक सफ़े के ऊपर 3 से 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, इससे कम भी नहीं होने चाहिए। यानी एक पैराग्राफ का पूरा पेज भी ठीक नहीं है, 2 पैराग्राफ का भी पेज ठीक नहीं है, मिनिमम 3 से 4, डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजिशन जो कुछ आप चाहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट विजुअल कंटेंट के परस्पेक्टिव से है कि उसको आप फॉलो करें। ओके, ये एज फार एज दी, ये जो कुछ मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं, दीज आर फ्रॉम दी राइटिंग परस्पेक्टिव।
चलिए ओके, सो इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू दी certain other things. चलिए ओके, कुछ और चीजें राइटिंग से रिलेटेड ही हैं, जस्ट फॉर कंप्लीशन से, इसके बाद हम ब्रेक कर लेते हैं। ओके, ग्राफिक्स सारे लोग डालेंगे अपने थीसिस के अंदर, पेपर्स के अंदर, बिकॉज ग्राफिक्स का तरीका क्या है, फिगर्स या टेबल्स डलेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस आप करोगे। तो उस केस में कुछ पॉइंट्स का ख्याल करना होता है कि जब आपने एक टेबल दिया तो टेबल को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। टेबल को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ये नहीं कि टेबल को समझने के लिए मैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जाके पढ़ना शुरू करूंगी क्या कहना चाह रहे हैं। टेबल शुड बी गिविंग एवरी डिटेल, सेम इज दी फिगर। फिगर जो दिया आपने उस फिगर को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कैप्शंस जो है हमेशा फिगर्स के बॉटम में होते हैं। टेबल का स्टैंडर्ड कहता है कि टेबल को आप हमेशा टॉप पे रखते हैं। टेबल नंबर एंड कैप्शन ऑफ टेबल इज एट दी टॉप, फिगर नंबर एंड फिगर कैप्शन इज एट दी बॉटम। ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। डेटा जो उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट शुड बी इजी टू इंटरप्रेट एंड कलर्स मस्ट बी अवॉइडेड। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो कंपैरेटिव एनालिसिस में दो तीन चार कर्व्स ड्रॉ करने हैं, तो उन कर्व्स को आप कोशिश करें कि लेजेंड बेस्ड रखें। सर्कल्स को क्रॉसेस से, डायमंड से, इस तरह से कंपेयर करें ताकि जब प्रिंट कोई ले तो प्रिंट में वो उनमें आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, बजाय कि कलर्स में रेड ग्रीन ब्लू में आप कोशिश करें कंपेयर करने का। तो जब लोग उसको स्क्रीन पे नहीं देखेंगे और प्रिंट ले लेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अदरवाइज भी कलर्स जो हैं वो एकेडमिक्स के अंदर अवॉइड किए जाते हैं, तो ट्राई टू रिड्यूस कलर यूजेज व्हाइल यू आर राइटिंग और प्रेजेंटिंग। ओके, फिर ये कि टेबल जब आप देने लगे तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अब या तो आप किसी डाटा के ऊपर टेबल बनाएंगे या आप ग्राफ बनाओगे। टेबल का इंपॉर्टेंट ये है कि टेबल में ये देखना जरूरी होता है कि क्या टेबल वाकई बनाना जरूरी है या इससे इसको हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं। लाइक दिस टेबल जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है ये इज जस्ट वन लाइनर। बस क्या है, मेरे ख्याल में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सो फिर नमाज पढ़ लें। अब नमाज का टाइम अभी तो नहीं हुआ ना शायद, या ये कर सकते हैं कि हम एक दफ़ा ये छुट्टी करें फिर, है ना? ऐसे कर लेते हैं, चलो इस कंटेंट को हम फिनिश करके देन वी जस्ट इंस्टेड के हम आए हम इसको फिनिश कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस टेबल में गिवन है ये सिर्फ दो लाइंस के अंदर मेंशन की जा सकती है। तो देखने की जरूरत है कि क्या मुझे बाकी टेबल बनाना चाहिए, लेकिन अगेन टेबल्स एंड ग्राफ्स हैज टू बी देयर। डिसाइड कि आप कैसे करोगे। जब डिसीजन मेकिंग हो कि क्या टेबल बनाऊं या ग्राफ बनाऊं, तो स्टडीज ये कहती हैं कि टेबल इज बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डाटा। इट इज मोर डायरेक्ट एंड क्लियर। फिगर्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, टेबल्स को समझना आसान होता है, तो टेबल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर दी ग्राफ्स। और जब ग्राफिक्स बनाई जाए तो ग्राफिक्स के अंदर अगेन कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। लाइक ये कंपैरिजन हुआ हुआ है चार पांच मेथड्स का,
तो इसमें इश्यूज हैं, इसमें लेजेंड्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ, बहुत ज़्यादा डाटा है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। इससे बेहतर है थोड़ा सा ये जो बना हुआ है ग्राफ, इसके अंदर फिर कुछ लेजेंड्स डिफाइन हो गए हैं कुछ, बट स्टिल डाटा बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड लाइन अभी भी नहीं है। तो अच्छा होता है कि आप तोड़ लें अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, आप 2 4 5 फिगर्स बनाएं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फिगर जिसमें सारी चीज़ें डाल दी जाएं। तो ये अब ज़्यादा बेहतर है, इसमें ट्रेंड लाइंस भी हैं, इसके अंदर लेजेंड्स भी ठीक हैं और मैनेजेबल डाटा है। सो फिगर्स के अंदर ये ध्यान रखना है। बट अगर टेबल बन सकता है तो टेबल प्रेफरेंस होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ पे आप जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के परस्पेक्टिव से मैथमेटिक्स लिखनी होती है, हम सब मैथमेटिक्स लिखते हैं, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस आप में लोग नहीं है, दे ट्राई टू व्हाट दे डू, कि वो जब टेक्सचुअल लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो उसी तरह से इक्वेशंस भी टाइप करते चले जाते हैं। तो प्रोसेसर में एक हमेशा आपके पास हर प्रोसेसर में इक्वेशन एडिटर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, डू नॉट जस्ट टाइप विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर, सिंपल कीबोर्ड को यूज नहीं करना। आप इसके इक्वेशन एडिटर को, वर्ड के अंदर भी है, ओवरलीफ के अंदर भी है, लेटेक्स के अंदर भी है, आप उनको यूज करें ताकि प्रोफेशनल लुक आए। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू मेकिंग द प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसके अंदर भी इक्वेशंस को फॉर्मेटिंग उनकी उसी में करें टूल्स के अंदर, एंड देन ब्रिंग इट हियर, ताकि वो उसकी लुक अच्छी आए। लिखते हुए एक प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई गिव वेरी इसको, ये इनफैक्ट प्रिंसिपल आपकी आम जिंदगी में भी एप्लीकेबल है कि इसको 3C या C³ प्रिंसिपल कहते हैं, कि जब भी आप लिखें या बोलें तो फॉलो दीज रूल्स। नंबर 1 इज क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद ये है कि आप जलेबियां ना बनाओ, बात जो करनी है स्ट्रेट अवे, अगर नो करना है फौरन नो कर दें, यस करना है फौरन नो कर दें, अगले बंदे को टालते ना रहें कि जो कल आ जा, परसों आ जा, कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसको आप लटकाते रहें और टमंडी वो आके बाद में आपको गालियां देगा, यार ये मुझे इसने 6 महीने से बिजी भी रखा हुआ है और काम भी नहीं किया। तो अगर कोई नाराज होता है पहले दिन नाराज हो जाए, वो अच्छा होता है, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट रहती है, बजाय कि आप उसको लटका के रखें और लंबे ड्यूरेशन पे, ये इस पहलू से कि नाराज ना हो जाए कि चलो यार मैं इसको साथ लगा के रखूं, चलो अभी निकल परसों को और बताएं भी कुछ ना। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके हर एस्पेक्ट के अंदर। दिस शुड बी डिस्प्लेड इन योर राइटिंग एज वेल, बी वेरी क्लियर, यू राइट स्टेट राइट लिखें आप, ठीक है। कहानियां स्टोरियां देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, कंसाइज, छोटी बात करें। अगर एक बात 2 मिनट में हो सकती है तो आप 2 मिनट में कर लें, ठीक है। अगेन लोग जो है वो, ये एप्लीकेबल है आम जिंदगी में भी, लोग आके आपके पास बैठेंगे, आप उनको लंबी स्टोरियां सुनाएंगे या उनसे सुनेंगे, उनका भी टाइम जाया करेंगे, अपना भी टाइम जाया करेंगे। तो आदत डालें अपने आसपास के लोगों में कि जब वो भी बात करें तो शॉर्ट बात करें, और जब आप बात करो तो आप भी शॉर्ट बात, ठीक है। तो कम लफ्जों में अपना मद्दा बयान करना ये एक आर्ट है, इसको कोशिश करनी है हम सब ने कि इसको हम रखें। तो कंसाइज बात करें, और फिर जब बात करें ठीक बात करें, एक्यूरेट, करेक्ट, इसे हम कहते हैं सच्चाई के साथ। सच्चाई यहाँ पे मुराद ये भी है कि बाज लोग जो है ना वो आधा सच बोलते हैं, ना वो सच होता है ना झूठ होता है। तो या तो आप झूठे हो, ठीक है, झूठा भी होना एक बुराई तो है, लेकिन इतनी बड़ी बुराई नहीं जितना आधा झूठा होना बुराई है, ठीक है। क्योंकि काफिर तो काफिर है, मुसलमान तो मुसलमान है, ठीक है, काफिर का पता है काफिर है, मुसलमान का पता है मुसलमान है, ठीक है। एक होता है बीच वाला आदमी जिसको हम कहते हैं मुनाफिक। तो मुनाफिकत की जो बचत है वो कहीं भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है, आखिरत में भी नहीं है। सबसे जो वर्स्ट क्रिएचर दुनिया में डिक्लेयर किया गया वो एक मुनाफिक आदमी को, कि जी ना वो एक तरफ है ना दूसरी तरफ का है, वो बीच में चल रहा है। कभी उधर मिल जाता है कभी इधर मिल जाता है। तो इधर भी यही है कि आपने बात ठीक करनी है और आधा सच नहीं बोलना, फैब्रिकेट नहीं करनी चीजें। एक स्टूडेंट स्पेशली जो है ना बड़ा इस मामले में, उसके पास ऑप्शन होती है कि वो 1.5 को 2.5 कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई कि मैं कुछ रिजल्ट्स अपने ठीक कर लूँ। तो लेकिन ये मुनाफिकत में काउंट होती है, और ये चीज़ जब भी हाईलाइट हो जाएगी, जब भी पता चलेगी और पता चल जाएगी, तो दैट वुड बी द डे ऑफ वेरी बैड आउटकम्स, राइट। सो ये इन 3 चीज़ों का ख्याल करना है, इनको अवॉइड करना है। रेपिटेशन नहीं करनी होती लिखते हुए, एक बात बता दी एक दफ़ा दोबारा नहीं आनी चाहिए। एग्जेजरेशन नहीं होनी चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। जी आई एम द प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। भाई किधर से प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ठीक है। या हम सुप्रीम क्रिएशन ऑन दी वर्ल्ड, ऑन दी फेस ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो वर्ड्स है ना, लफ्ज हैं कि बहुत आला, बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी,
ठीक है। ये अंग्रेजी हर जगह अवॉइड करनी है, एग्जेजरेट नहीं करना, बिकॉज एग्जेजरेट इसमें इसका ऑपोजिट वर्ड है हम्बलनेस। ऑलवेज राइट विद हम्बलनेस, ऑलवेज स्पीक विद हम्बलनेस, दिस विल फेच यू मोर रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। Exaggerate, avoid exaggeration, avoid repetition. Ambiguity is opposite of the clarity. कि आप शुभों को शुभात, जलेबी बनाएं, घुमाएं फिराएं, टालते रहें, ये काम नहीं करना। एंड रिडंडेंसी मीन्स ऐसी चीज जो कि जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रेपिटिशन बट इट इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। सो आप बात कर रहे हैं गंदम की और आप बीच में ले आए बाजरे को, तो जरूरत नहीं है। गंदम पे गंदम की बात होनी चाहिए, बाजरे पे बाजरे की बात होनी चाहिए। ठीक है। ये जो रूल्स है 3C प्रिंसिपल, एंड आई वुड से ये जो रियर के नाम से प्रिंसिपल है फॉर दी राइटिंग अवॉइडिंग, ये इंसानी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। योर कॉमन बिहेवियर शुड ऑल्सो फॉलो द 3C प्रिंसिपल एंड अवॉइड द रियर बिहेवियर। अवॉइड रेपिटिशन in your talking to somebody, exaggeration, ambiguity, redundancy. टू द पॉइंट बात करें, सीधी बात करें और आगे चलें। ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है जो कि इस पर्सपेक्टिव से, उनकी डिटेल्स यहाँ पे है, इनको मैं नहीं जाता हूँ। लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज आज से 2 साल पहले तक बहुत इफेक्टिव थी, बट अब विद द हेल्प ऑफ LLMs दे हैव गॉन। अब आपको LLMs ने ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली दे दी हैं। पहले भी अलाउड थी, अभी भी अलाउड है। आप चाहें तो किसी भी बंदे को या किसी भी सर्विस को पैसे दे के उससे काम करा सकते हैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। नॉट टू क्रिएट द कंटेंट, वो भी आपका काम है कंटेंट क्रिएट करना, उसकी इंप्रूवमेंट कोई कर सकता है, जस्ट टू अलाइन यू विद द अदर पीपल। जो कि अभी अब LLMs कर रहे हैं, तो आपको इनकी अब सच उस तरह से इनकी जॉब्स जो है वो खत्म हो गई हैं, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये तकरीबन $8 पर पेज पे काम करते थे, और लोगों ने बहुत से काम इनसे कराए भी हैं। बट अब बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं। अब यही लोग अपनी एक्सपर्टीज लेके चले गए टुवर्ड्स LLM एंड देयर यूजेज, और उनके अंदर दे हैव चेंज्ड। ओके। अच्छा जी, एब्रीविएशंस का एक बड़ा कॉमन यूजेज लोग करते हैं, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी अपने डॉक्यूमेंट में आप किसी किसी एक सेट ऑफ वर्ड्स को 3 दफा या इससे ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मिनिमम 3 टाइम्स, ओनली देन एब्रीविएट। उससे उससे कम में एब्रीविएशंस की जरूरत नहीं होती। और एब्रीविएशन हमेशा लफ्ज़ों के बाद होती है, लाइक उबिक्विटन प्रोटिसियम सिस्टम के बाद एब्रीविएशन लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि एब्रीविएशन पहले लिख दी और वर्ड बाद में। नंबर नंबर 1, नंबर 2, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता एब्रीविएशंस का, ये भी ख्याल करना है। ये कुछ सरकारी इदारों में इस तरह से होता है कि वो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, और दिस इज नॉट द रेगुलर इंग्लिश। इंग्लिश जो है सिस्टम का एस छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एब्रीविएट कर सकते हो उसको बड़े के तौर, बट उनको दोनों को अलाइन करने की जरूरत नहीं है। सो एब्रीविएशंस टू बी यूज्ड ओनली if they are being brought in your document minimum 3 times, and once you abbreviate then use the abbreviation। दोबारा वर्ड नहीं इस्तेमाल करने। अव्वल तो एब्रीविएट करें तो सोच समझ के करें, और जब कर लें तो फिर एब्रीविएशन को इस्तेमाल करें। ये ना कि पहले एब्रीविएट किया दोबारा फिर वही एब्रीविएशन के बगैर इस्तेमाल कर लिया, या एक दफा ही आना था आपने एब्रीविएट कर लिया। तो ये जबरदस्ती की चीजें नहीं करनी है, काम की चीज है तो करनी है। सो दिस इज एज फार एज द वेरियस कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन ऑब्जर्वेशंस आर कंसर्न। आई होप दे हैव बीन एडिक्वेटली कवर्ड। अब मैं आ जाता हूँ एक और चीज पे विच इज कॉल्ड द कवर लेटर। ठीक है। कवर लेटर जो है वो क्या होता है? हाँ जी, यानी बड़ी रिसर्च की दुनिया में कवर लेटर का एक टर्म यूज होती है। इससे क्या मुराद है, इसमें क्या आना चाहिए, कब जरूरत होती है इसकी? जी आलिया, जो आलिया, मतलब आप एक आपका नाम क्या है? अनिला? अच्छा, अली, आप बताइए। हाँ, आप बताओ। सर ये जब अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या किसी उसके लिए रेट आपका हो या इंटरेस्ट रेट भी हाँ, कह सकते हैं आपके कवर लेटर वहां भी होता है। अब रिसर्च की दुनिया में कवर लेटर क्या होता है? आप तो रिसर्च स्टूडेंट है ना, है। तो आपने कवर लेटर कब लिखना है? जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट होते हैं तो आपने एक रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट देनी है तो उसके साथ एक कवर लेटर देते हैं। आपने एक रिसर्च पेपर सबमिट करना है, उसके साथ एक कवर लेटर लिखते हैं।
आपने एक रिसर्च थीसिस देना है, उसके बाद एक कवर लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो रिसर्च स्टूडेंट जो है वो मेन डॉक्यूमेंट के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देता है, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो कि मेन डॉक्यूमेंट में नहीं होती। आपने थीसिस लिखा, थीसिस में जो भी लिखा, आप थीसिस की अंदर बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं। अब आप चाहते हैं कि जी मैं इसकी कुछ हाइलाइट्स मेंशन कर दूं जिसको मैं सबमिट कर रहा हूं, तो आप एक कवर लेटर लिखेंगे, उसमें आप वो हाइलाइट्स इंक्लूड कर लेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। हो सकता है आपने वो पेपर है कोई, आपने कहीं पहले सबमिट किया था, वहाँ रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए थे, वहाँ रिजेक्ट हो गया था, वो आपने अब एड्रेस करके इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। आप चाहते हैं कि ये भी मैं नए बंदे को बताऊं, तो आप कह सकते हैं कि ये पेपर मैंने फलां जगह सबमिट किया था, इस तरह का उनका जवाब आया, मैंने इस तरह से उसको एड्रेस किया, तो इसमें वो पॉइंट्स भी एड्रेस हुए हुए हैं। एंड एनीथिंग विच यू फाइंड इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द न्यू पर्सन which is not part of the original document, that is to be made part of the cover letter, ठीक है। And some setups they require you to submit the formal cover letter. In today's world जो email आप लिखते हैं ना, email is a cover letter, Yes. right? लेकिन addition to emails there are certain setups they ask you कि cover letter भी दें, आप email तो लिखें but cover letter भी separate जमा कराएं। तो cover letter के अंदर such things are made part of, ठीक हो गया। सो कवर लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स एंड रिविजन्स। आपने अपनी डॉक्यूमेंट दी, अभी आपकी जो स्टेज है, आप किसको देंगे अपनी डॉक्यूमेंट? आप अपने सुपरवाइजर को अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजेंगे कि जी देखिए मैंने लिखा है, इसको आप ठीक करें या उस पर मुझे कमेंट्स दें। वो आपको पढ़ के बताएगा जी कि 5 चीजें इसमें ठीक नहीं है। या अगली स्टेज आपकी होगी कि आप थीसिस लिखेंगे और थीसिस अपने सुपरवाइजर से शेयर करेंगे, ठीक है। थीसिस अपने लोकल इवेल्युएटर्स से शेयर करेंगे, फिर थीसिस अपने फॉरेन इवेल्युएटर्स से शेयर करेंगे फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, एंड दे विल गिव यू बैक योर देयर फीडबैक। ओके 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, राइट। अब आपका क्या स्टेप होते हैं उसके बाद? इस तरह से रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपको अगेन रिव्यूअर के कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। So now the formal way of responding back is starting from your very first attempt, which is your proposal document. You will submit back the revised document, एक आपका रिवाइज रिसर्च प्रपोजल आप वो करेंगे, और उसमें आप हाईलाइट करेंगे कि मैंने ये कलर चेंज कर लेंगे, ये चीजें मैंने चेंज कर दी, रीसबमिट करेंगे। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट और आप देंगे विच इज द रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स, विच वुड बी इन केस ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप सुपरवाइजर को दे रहे हैं, तो सुपरवाइजर इज योर रिव्यूअर। सो यू विल राइट डाउन रिस्पॉन्स टू सुपरवाइजर कमेंट्स, एंड वन बाय वन उन पॉइंट्स को आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि पहला आपका जो सवाल था उसका ये जवाब है, इस जगह पे मैंने अपने रिवाइज डॉक्यूमेंट में उसको एड्रेस किया है, दूसरे को यहाँ किया है, तीसरे को यहाँ किया है, चौथे को यहाँ किया है। आइदर यू कैन डू इट इन अ सीक्वेंस, टॉप डाउन अप्रोच में, और साइड बाय साइड 2 कॉलम्स बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये यहाँ पे एक जो इस जगह पे ये जो एड्रेस हुआ है कमेंट है, कमेंट के नीचे उसका रिस्पॉन्स है, दिस इज रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर फाइल। ये सेपरेट जमा होती है, रिवाइज डॉक्यूमेंट सेपरेट जमा होती है। Hamza or Bilal already have been doing it, so they are very sure, gone sort of pro in this because they know it quite a number of times. But एक common student जो है वो थोड़ा सा शुरू में क्या करता है, अपना टाइम ज़ाया करता है, बिकॉज आप क्या करेंगे, रिवाइज डॉक्यूमेंट दे देंगे और फिर कहेंगे कि सर मुझे इस पे कमेंट्स दें। अब रिवाइज डॉक्यूमेंट है 40 पेज का, सुपरवाइजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 40 पेज दोबारा पढ़े कि मैंने जो इसे कहा था इसने वाकई ठीक किया है कि नहीं किया, तो वो आपको जवाब ही नहीं देता। लेकिन वो जवाब जल्दी दे सकता है अगर एक डॉक्यूमेंट और आप उसको भेज दो जिसमें आपने सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया होगा। पहला पॉइंट सर आपका ये था, वो इस तरह से मैंने एड्रेस कर दिया, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, तो वो सिर्फ उस एक पेज को पढ़ेगा और आपको ओके कर देगा या और नए कमेंट्स दे देगा और जल्दी जवाब दे देगा, ठीक है। तो मेक इट पार्ट a common practice while responding to anybody's comments in your life. आप ऑफिस में भी ऐसा होता है कि जी वो आपको 4 पॉइंट्स लिख के दे देते हैं कि ठीक करें, तो आप जब जाएं तो रिवीजन तो साथ रखते हैं, बट उन पॉइंट्स का जवाब फौरन दे दें तो वो फौरन चीज एक्सेप्ट हो जाती है कि जी पहला पॉइंट ये है सर, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा यहाँ किया। So whenever you respond to any reviewer, who could be anyone, always respond in a way that you give
point by point response along with the original revised document. That is the pattern. और इसमें एक और चीज जो ख्याल करनी होती है वो ये होती है कि बी वेरी हम्बल इन योर रिस्पॉन्स. पॉइंट आया, बड़ा ही बेवकूफ सा सवाल कर लिया किसी ने, वो बहुत ही नालायक टाइप रिव्यूअर था. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सुप्रीमेसी शो करें और उसको कहेंगे जी तुझे तो पता ही कुछ नहीं है. आप उसको हम्बलनेस से जवाब दें. लाइक यहाँ पे मैंने दो रिस्पॉन्स कोट किए हुए. पहला रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा सख्त जवाब है. तो सख्त जवाब जो है वो नहीं मुनासिब देना किसी को भी. ठीक है, पढ़ा जा रहा है मोहम्मद, अभी समझ आ रहा है. Yes. और दूसरा जो है उसी पॉइंट का जवाब थोड़ा तरीके से दिया गया है, Yes. थोड़ा सा आई वुड से के शुगर कोटेड रिस्पॉन्स है. तो ट्राई टू बी, दिस इज हाउ वर्ल्ड बिहेव्स. ये अगेन ह्यूमन नेचर है. इफ यू विल बी वेरी टफ विद द अदर गाइज, दे विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/1.5 kg. ओके, मैं भी मिलता हूँ उसको. सो चीजें थोड़ी सी आपने रिस्पेक्टफुल तरीके से चलानी है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी कभार अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हो जाते हैं. तो नेवर बी ऑड इन योर रिस्पॉन्स, बी पॉजिटिव. ठीक है जी. सो दिस इज एज फार एज टू न्यू थिंग्स आर कंसर्न. आपकी एक मैंने बात की पोस्ट रिवीजन की, और एक बात की हमने कवर लेटर की. ये दो चीजें, और अदर देन दैट हमने डिस्कस किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट या शॉर्टकट्स हैं व्हाइल इंप्रूविंग योर राइटिंग. ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की है. ओके, आई कीप इट टू दिस दिस आज की क्लास में इतना रखते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा हमने अब आगे जो हम नेक्स्ट हमारे पास चीजें रह गई हैं उसमें एक एथिकल इश्यूज को हम देखेंगे, और एक जो चीज रह गई है वो हम कमर्शलाइजेशन को एड्रेस करेंगे कि वो कैसे करना है, या जो फंडिंग प्रपोजल्स है उनके बारे में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर. ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते अरे ये वो पोस्ट रिवीजन ये भी मतलब एथिक्स के करने हैं. हैं. हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही कर. बी क्लियरिटी. जी जी, वो तो राइटिंग में हर जगह होना चाहिए ना, तो उनको उस तरह से आप उन पॉइंट्स को मेंशन करें. और ओके जी, ऑनलाइन जो लोग हैं, आपका कोई सवाल है? नो सर. नो सर. ठीक है जी. सो वी आज हमने इतना ही कंटेंट रखते हैं जितना हमने अभी कवर किया, और अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश अप व्हाट इज लेफ्ट. और फिर हम आपकी प्रेजेंटेशन, अगर अगली क्लास में फिनिश नहीं भी हुआ तो उसके अगली क्लास में कुछ कंटेंट कवर करके वी विल क्लोज दिस लूप. और अभी आप लोगों ने जो काम करना है वो क्या करना है कि अपने रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें. आपने लिटरेचर रिव्यू लिख लिया था, इंट्रोडक्शन लिख लिया था, आप प्रपोज मेथडोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो आप लिखें, और ताकि आपका ये जो सेक्शन है ये पूरा हो जाए. टाइमलाइंस वाला फिनोमेना इंक्लूड कर लें. प्रपोजल डॉक्यूमेंट अपनी अब आप रेडी करें, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम शुरू करें ताकि वो आप 2 हफ्ते बाद उसको हम फिर उसकी प्रेजेंटेशन ले सकें 15th वीक में या 16th वीक में, जो भी सुटेबल टाइम है. सेम इज एप्लीकेबल तो आपके ऊपर भी है. आप भी देखिए अपने एरिया में क्या आप उसको किस तरह से क्या फाइनलाइज करते हो. ठीक है जी. और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन किसी का है तो बताइए, अदरवाइज वी कैन क्लोज दी सेशन. नो सर, नो क्वेश्चंस. ठीक है जी, चलिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी. सी यू नेक्स्ट वीक.